नमस्कार दर्शकों। लोकतंत्र की असली ताकत जनता के मत में मानी जाती है। लेकिन अगर जनता का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो लोकतंत्र की वो ताकत कहाँ रह जाएगी। बिहार में पिछले कुछ महीनों से वोटर लिस्ट को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चलता आ रहा है। हजारों नाम, लाखों नाम बिना किसी कारण के वोटर लिस्ट से काट दिए गए और लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित रह गए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर गांव तक कानूनी सहायता पहुंचेगी। पैरालीगल वॉलंटियर्स अब बूथ स्तर तक जाएंगे और हर उस व्यक्ति तक पहुंचेंगे जिसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। यानी अब जनता को कानूनी हक का अधिकार मिलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आदेश सिर्फ एक राहत है या आने वाले बिहार चुनाव के लिए राजनीतिक भूकंप की दस्तक है। क्या नीतीश कुमार सरकार और इलेक्शन कमीशन अब दबाव में आ पाएंगे और क्या विपक्ष इस मौके को लोकतंत्र की नई लड़ाई में बदल पाएगा। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूरी कहानी क्या है, बिहार की राजनीति में इसके मायने और 2025 के चुनाव में इसका संभावित प्रभाव किस प्रकार का होने वाला है। तो आइए गहराई से विचार करते हैं। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश क्या अब बदलेगा बिहार का चुनावी गणित। आदेश का सार यह है कि सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जस्टिस जोय माल्या बागची ने कहा है कि चूंकि अपील दायर करने का समय कम है, अतः अंतरिम उपाय के रूप में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि बिहार एसएलए को निर्देश दिया जाए कि वह तत्काल डीएलएसए सचिवों यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरीज को आदेश दे कि वे पैरा लीगल वॉलंटियर्स और मुफ्त कानूनी सहायता देने वाले वकीलों की सेवाएं उससे संबंधित लोगों तक पहुंचाएं। डीएलएसए सचिव को इस संदेश को आज ही भेजने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रत्येक गांव में बूथ स्तर तक संपर्क करना चाहिए। वे उन व्यक्तियों का पता लगाएं जिनके नाम मतदाता सूची फाइनल रोल से बाहर किए गए हैं और उन्हें अपील दायर करने के अधिकार के बारे में सूचित करें। वे अपील तैयार करने और कानूनी सहायता प्रदान करने में मतदाताओं का साथ दें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव को यह निर्देश जारी करना चाहिए और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को विवरण पुनः प्रकाशित करना चाहिए। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में रह गए थे लेकिन अंतिम सूची से बाहर कर दिए गए हैं, उन्हें भी इस सहायता का दायरा प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय यह देखना चाहेगी कि अपील करने की प्रक्रिया समयबद्ध और तर्क संगत आदेशों के साथ हो। यह आदेश अंतिम राहत स्वरूप है, अर्थात अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन न्यायालय ने यह निर्देश दिया है ताकि लोगों को विहीन मत देने से विहीन न किया जाए। संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण इस आदेश के क्या होते हैं। इस आदेश का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से, आगे जो बताएंगे बिंदु उनसे तय होता है। मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, एक मौलिक अधिकार है और यदि किसी को सूची से हटाया गया है तो उसे न्याय का अवसर देना न्यायिक दायित्व है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरिम रिलीफ माना है, यानी अंतिम निर्णय से पहले लोगों को असंभव नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायालय ने यह ध्यान दिया कि समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड नज़दीक है, इसीलिए त्वरित हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। यह आदेश यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि मतदाता सूची की स्वच्छता, प्योरिटी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता के बीच संतुलन बना रहे। अदालत ने डीएलएसए और एसएलए आधारित प्रणाली की भूमिका को
सक्रिय रूप देने का निर्देश दिया है, जिससे राज्य स्तर पर वचनबद्धता निश्चित हो सके। इस तरह का निर्देश न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित करने का एक साधन है कि संवैधानिक अधिकार यानी मतदान का अधिकार का दमन न हो और लोगों को अपील का उचित अवसर मिल सके। बिहार सरकार और राज्य प्रशासन को किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना अब करना पड़ेगा? बिहार में यदि यह आदेश सही तरह से लागू हो जाए तो सरकार और स्थानीय प्रशासन को कई प्रकार के दायित्व संभालने पड़ेंगे। एसएलए या डीएलएसए को निर्देश देना, यह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीएलएसए सचिवों तक आदेश दिए जाएं और वे सक्रिय रूप से काम करते रहें। नंबर 2, पैरालीगल वॉलंटियर्स की सूची पुनर्स्थापित करना और सार्वजनिक करना, यह सुनिश्चित करना कि गरीब व अक्षम लोगों को सूचना सही समय तक पहुंच सके। नंबर 3, मोबाइल नंबरों और संपर्क विवरणों को पुनः प्रकाशन करना ताकि वॉलंटियर्स और जनता संपर्क कर सकें। नंबर 4, आदेशों का कार्यान्वयन की निगरानी करना, यह सुनिश्चित करना कि आदेश सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी कार्रवाई हो। नंबर 5, प्रशासनिक संसाधन मुहैया कराना, ट्रेनिंग, लॉजिक सपोर्ट, मोबाइल उपकरण आदि प्रदान किए जाएं वॉलंटियर्स को ताकि वॉलंटियर्स और वकील समय रहते अपना दायित्व निभा सकें। नंबर 6, आवश्यक लोक प्रचार, गांव पंचायत स्तर तक सूचना देना कि किस प्रकार से लोग अपनी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अपील कर सकते हैं और सहायता कहां से मिलेगी, इसका पूरा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकारें इसे अपनाएंगी तो यह एक सकारात्मक कदम माना जाएगा कि लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा प्राथमिकता है। चुनाव आयोग यानी कि पीसी या ईसीआई, भारतीय मुख्य चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पहले ही एसआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। उसकी जिम्मेदारियां इस विवाद में निश्चित ही बढ़ जाएंगी। यह सुनिश्चित करता है कि अपील प्रक्रिया सुचारू और निष्पक्ष हो और जो नामों को हटाया गया है उनके खिलाफ समीक्षा हो। पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बरती जानी चाहिए, जैसे कि नाम हटाने के कारण बताना जरूरी है। जिला स्तर पर सूचित प्रकाशित करना, यह भी एक दायित्व है चुनाव आयोग का। इस विवाद के बीच निष्पक्षता बनाए रखना, प्रभावशाली निर्णय नहीं करना जिससे पक्षपात होता हुआ लगे। शिकायत निवारण प्रणाली यानी कि ग्रीवांस रिड्रेसल तंत्र को पूरी तरह सक्रिय रखना। यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करना हो, जैसे सूची सुधार, अपील, तर्क, समीक्षा आदि कार्यों में प्रशासनिक सहयोग प्राप्त हो। वर्तमान में ईसीआई भी इस मामले में पहले ही जटिलताओं में घिरा हुआ है, क्योंकि एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया ही विवादास्पद बनी हुई है। राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रियाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद आई हैं कि एसआईआर प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार के राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया तीव्र और रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि कुछ अहम प्रतिक्रियाएं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही है। विपक्षी दलों की नाराजगी है और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं। इंडिया गठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस, उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को मताधिकार छीनने की कोशिश बताया है, विशेष रूप से गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम और प्रवासी मतदाताओं के खिलाफ। उनका मानना है कि गरीब लोगों का मताधिकार छीना जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 23 लाख महिलाओं को सूची से हटा दिया गया है तथा प्रश्न पूछा कि यह कौन थे और क्या उन्हें पहले लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत भी किया है कांग्रेस और आरजेडी ने, क्योंकि यह उन्हें एक राजनीतिक मुद्दा देने का अवसर प्रदान करता है। कांग्रेस विशेष रूप से कह रही है कि यह एसआईआर राष्ट्रीय स्तर पर मत चोरी की शुरुआत हो सकती है। आरजेडी के नेता
और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी समेत विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया को पहले ही विरोध किया था, क्योंकि यह प्रक्रिया असंभव समय सीमा में लागू की गई है। लॉजिस्टिकली रूप से अपूर्ण और पक्षपाती प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने ईसीआई यानी कि भारतीय चुनाव आयोग और भाजपा की साठगांठ इस एसआईआर प्रक्रिया को बताया है और दावा किया है कि यह ग्रामीण, पिछड़ा वर्ग और प्रवासी मजदूरों को निशाना बना रही है। उनके नेताओं ने कोर्ट के आदेश का प्रचार में उपयोग करना भी शुरू कर दिया है। अब न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि जो उन लोगों को मदद मिलेगी जो सूची से बाहर किए गए हैं। इसके अलावा सीपीआई, माले ग्रुप और वामपंथी दलों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसी नीति से जोड़कर अपनी आलोचना मुखर की है। इन दलों ने कहा है कि यह क्रियावली जातीय और आर्थिक भेदभाव को और संवेदनशील बनाएगी, यानी कि उन दोनों के बीच में एक और बड़ी खाई उत्पन्न करेगी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने इस विषय में क्या कहा है? भाजपा और उसके सहयोगियों ने एसआईआर को स्वच्छ मतदाता सूची बनाने की विधिक और संवैधानिक प्रक्रिया बताया है और आरोपों को राजनीतिक ध्रुवीकरण कहा है। भारतीय चुनाव आयोग और जिला और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर यह तर्क दे रहा है कि जो नाम हटाए गए हैं, लोगों को पुनः जोड़ने या री इंक्लूजन की प्रक्रिया खुली हुई है। अभी भी भाजपा समर्थित मीडिया मंचों पर प्रचार कर रहा है कि एसआईआर भ्रष्ट नामांकन को हटाएगा और चुनाव को निष्पक्ष बनाएगा। भाजपा ये कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन्हें राहत देता है, क्योंकि यह दिखाता है कि न्यायपालिका भी इस प्रक्रिया को मान्यता देती है, मगर कड़ी शर्तों के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कठोर शर्तें लगाई हैं। असहयोगी दलों यानी यदि कोई एनडीए का सहयोगी है तो कुछ सहयोगी दल इसमें चुप्पी बनाए हुए रख सकते हैं। यह देखेंगे कि उन्हें ये विवाद चुनावी फलक पर कितना फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने वाला है। वे संभवतः बैठकर रणनीति तय करेंगे कि सार्वजनिक रूप से एसआईआर की आलोचना करें या न करें, या इससे मतदाताओं के बीच अभियानों को मुद्दा बनाएं। मीडिया और नागरिक समाज इस विषय में क्या सोचता है? एनजीओ और एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इस मामले में मूल याचिकाकर्ताओं में से एक है एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उन्होंने एसआई प्रक्रिया को चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस विवाद का हिस्सा माना है। एनजीओ का तर्क है एडीआर का कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता, नाम हटाने के कारण जनहित में खुलासा और अपील तंत्र की मजबूती होनी चाहिए। कुछ एनजीओ यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओज यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स ने खुद फार्म भर दिए, मृत व्यक्ति को शामिल किया गया, जो आवेदन नहीं दिए गए थे उन्हें भी प्रक्रिया का हिस्सा दर्शाया गया है। इस विषय में पब्लिक की आवाज़, जनता की आवाज़ और सोशल मीडिया पर मुखर हो रही है। एसआईआर और नाम हटाने वाले लोगों को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायतें आ रही हैं कि मेरा नाम क्यों हटाया गया, मैंने कभी आवेदन नहीं किया, इत्यादि इत्यादि। यह विषय चुनावी जन समर्थन को प्रभावित कर सकता है, विशेष करके उन क्षेत्रों में जहां मतदाता जागरूक अधिक है। इस प्रक्रिया के कारण पारस्परिक टकराव की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विपक्ष और सत्ताधारी दलों के बीच उच्च स्वर में आरोप और प्रत्यारोप चलेंगे कि कौन इस प्रक्रिया को पार्टी हित में चला रहा है। भारतीय चुनाव आयोग को पर दबाव रहेगा कि वह निष्पक्षता बनाए रखे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन 100% करे। यदि राज्य सरकार बिहार गवर्नमेंट आदेश को लागू नहीं करती है तो विपक्ष इसे एक चुनावी मुद्दा निश्चित ही बनाएगा।
मीडिया ट्रायल और PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अधिक सक्रिय हो सकते हैं। मतदाता सूची विवाद में लोकमानस में ईमानदार चुनाव बनाम मत चुराना वोट की चोरी की लड़ाई बन सकता है, क्योंकि बिहार में राहुल गांधी पहले ही नारा लगा चुके हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। SIR विवाद विषय की पृष्ठभूमि कहां से उत्पन्न होती है? SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया भारतीय चुनाव आयोग ने प्रारंभ की। इसके प्रारंभ करने के मुख्य बिंदु क्या थे? ये 24 जून 2025 को ECI ने यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में SIR कराने का निर्देश दिया। सभी मतदाताओं को आवेदन करना आवश्यक था, विशेष रूप से जिनके नाम पुरानी सूची यानी 2003 या उससे पहले से नहीं थे। ECI ने 11 दस्तावेजों की सूची बनाई, जिनमें सामान्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, एपिक नंबर, राशन कार्ड इत्यादि को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करने का विवाद हुआ। इसके पश्चात भारतीय चुनाव आयोग और न्यायालय ने बहस की कि वह वोटर फ्रेंडली है, क्योंकि विकल्प अधिक हैं, 11 दस्तावेज हैं, जबकि विपक्ष का तर्क है कि ये दस्तावेज गरीबों तक पहुंच में नहीं हैं, यानी कि गरीबों के पास इन दस्तावेजों का विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रतिवादियों का, विपक्षियों का ये दलील है कि SIR प्रक्रिया अनियमितताओं, पक्षपात और समय की कमी की वजह से एक बड़ी संख्या में मताधिकार से वंचित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इंटरिम आदेश दिए हैं कि ECI को नाम हटाए गए मतदाताओं की सूची कारण सहित स्पष्ट करना पड़ेगा। अब इस विषय में जो डेटा के विषय में चर्चा चलती है, तो उसमें कुछ नाम हटाए गए, कुछ नाम जोड़े गए। जो उसका डेटा है, तो प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची में लगभग 65 लाख नाम हटाए गए थे, ये स्पष्ट हो चुका है। अंतिम सूची में 21 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। अंतिम सूची प्रकाशन होने पर 3.66 लाख नाम और हटाए गए। ECI का दावा है कि 20 लाख लोग मृतक हैं, 28 लाख प्रवासी हैं और 7 लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। ये आंकड़े विवाद को और तीव्र बना देते हैं कि कौन हटाए गए और कौन जोड़े गए, और क्या यह निष्पक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। न्यायालयीय हस्तक्षेप और आदेशों का क्रम, इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कब तारीख को क्या क्या आदेश दिए, वो हम अब आपको बतलाने वाले हैं। 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो आधार कार्ड, एपिक कार्ड, राशन कार्ड को पहचान निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करें। 14 अगस्त को फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने आदेश दिया कि ECI को ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का जिला स्तरीय सूची कारण सहित प्रकाशित करनी पड़ेगी। अब 9 अक्टूबर को 2025 को वर्तमान आदेश पारित हुआ है कि हटाए गए लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2025 को है, जहां न्यायालय संभवतः अंतिम आदेश और समीक्षा प्रक्रिया पर सवाल जवाब करने वाली है। इन आदेशों से यह संकेत मिलता है कि न्यायालय इस विवाद को गंभीरता से ले रहा है और उसे चुनावी प्रक्रिया पर दबाव के साथ हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। SIR पर जो 9 अक्टूबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, उसका संभावित परिणाम या प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। इस आदेश के द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर सकारात्मक भी और नकारात्मक भी दोनों प्रकार का प्रभाव हो सकता है। मताधिकार और पार्टिसिपेशन मतदाताओं का, यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल
सर्विस अथॉरिटी और पैरालीगल वॉलंटियर्स सक्रिय हो जाते हैं तो अनजाने या बाहर किए गए मतदाताओं को पुनर्संग्रह का अवसर मिलेगा। इससे वोटर सहभागिता बढ़ सकती है। यह खासकर उन वर्गों, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम, प्रवासी मजदूर के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है जिन्हें नाम हटाए जाने का अत्यधिक भय सता रहा है। यदि इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए तो मताधिकार रक्षा विषयी चुनाव कैंपेन का हिस्सा बन जाएगा और जनता की संवेदनशीलता मत देने के प्रति निश्चित ही बढ़ जाएगी। नंबर 2, ये राजनीतिक मुद्दा भी एसआईआर विवाद का हो सकता है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। विपक्ष यानी कि आरजेडी और कांग्रेस और वामपंथी इस आदेश को बड़े पैमाने पर प्रचार का माध्यम बनाएंगे, यह कहकर कि न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि वे मताधिकार से वंचित लोगों की मदद करें। यह उन्हें न्याय की ओर पक्ष का चेहरा बना देगा। भाजपा एनडीए पक्ष इसे न्यायपालिका ने संरक्षण दिया है, स्वच्छ मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया के रूप में पेश कर सकते हैं। यह एक मतदाताओं की संवेदनशीलता का निश्चित ही विषय बन सकता है कि क्या मेरा नाम हट जाएगा, क्या मुझे वोट देने से रोका जाएगा, जिससे चुनावी चिंता निश्चित ही लोगों के मन में बढ़ सकती है। नंबर 3, निर्वाचन प्रक्रिया पर दबाव भी बनेगा और निगरानी भी हो सकती है। न्यायालय, मीडिया और नागरिक समाज इस प्रक्रिया पर निगरानी बढ़ा देंगे। इस आदेश के बाद भारतीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर दबाव रहेगा कि वे निष्पक्ष रहें। यदि किसी क्षेत्र या बूथ पर आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है तो स्थानीय स्तर पर विवाद हो सकता है, जैसे नाम मिश्रण, सूची विवाद और शिकायतें। यह संभव है कि कोर्ट या भारतीय चुनाव आयोग कुछ क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया को बाद में नियंत्रित करे या विशेष निर्देश दे। नंबर 4, मत परिणामों पर संभावित असर। इस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, इस आदेश के बाद क्या होगा? यदि बहुसंख्यक मतदाता जो हटाए गए थे उन्हें पुनः वोट करने का अवसर मिलता है तो वह मतों का फर्क ला सकता है, विशेष रूप से संकेतांक के रूप में, स्विंग सीटों पर। यदि यह प्रक्रिया ग्रामीण इलाकों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों में सुधार करती है तो यह विपक्ष के पक्ष में बात जा सकती है, यदि वे बेहतर तरीके से संपर्क जन जागरण कर पाए तो। लेकिन अगर इस कार्रवाई को समय रहते अमल न किया जाए या अनुपस्थितियों की वजह से अधूरा काम रहा तो इसका असर सीमित भी रह सकता है। भाजपा एनडीए यदि यह दिखा पाते हैं कि उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन किया और मताधिकार की रक्षा की तो वह निष्पक्ष सरकार की छवि बनाने में उनके लिए सहायक हो सकता है। नंबर 5, इस आदेश के बाद कुछ जोखिम भी हैं, कुछ विरोध की संभावनाएं भी जन्मती हैं। अगर राज्य सरकार या जिला प्रशासन आदेश का पालन नहीं करें तो विपक्ष इसका उपयोग करेगा कि सरकार मताधिकार का हनन कर रही है। यदि आवेदन प्रक्रिया में अड़चनें हों, जैसे दस्तावेज की कमी, समय की सीमा, संपर्क में असमर्थ होना या फिर विवाद का स्रोत बनना, यदि इस प्रक्रिया में देरी हो जाए तो लाभार्थियों तक सूचना नहीं पहुंचेगी तो निर्णय प्रभावहीन हो जाएगा। सत्ताधारी दलों के समर्थक स्थानीय स्तर पर विरोध कर सकते हैं यदि उन्हें लगे कि इस प्रक्रिया से उनका ध्रुवीकरण निश्चित ही प्रभावित होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण बिहार में जो पुनरीक्षण का कार्य होना है उससे कुछ संघर्ष हो सकते हैं, उसमें कुछ उनसे चुनौतियां उत्पन्न होंगी जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों को रणनीतियां बनानी होंगी। इस पूरे विवाद के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न हितधारकों जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए रणनीतियां और चुनौतियां एक एक करके सामने आने वाली हैं। सबसे पहले राज्य सरकार और प्रशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं उसका विश्लेषण करते हैं।
आदेश को तेजी से अमल कराने के लिए DLSA यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट अथॉरिटी, जिला स्तर और पंचायत तक उनका प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा। इसके अलावा संसाधन का प्रबंधन, क्योंकि बहुत कम समय बचा है जिसके अंतर्गत इस पुनरीक्षण कार्य को लोक प्रतिनिधियों को, वॉलंटियर्स को, वकीलों को प्रशिक्षण और बजट भी प्रदान करना होगा। निगरानी सुनिश्चित करना होगा कि आदेश सिर्फ कागजी न रहे बल्कि उसका भौतिक अस्तित्व भी हो। विरोधों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष का दबाव और मीडिया के प्रश्न सरकार के प्रति कुछ सवाल उठा सकते हैं। तो सरकार को या राज्य सरकार को, प्रशासन को क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। एक केंद्रीय टीम का गठन करना चाहिए जो जिले दर जिले आदेश लागू करने की निगरानी करे। सार्वजनिक सूचनाएं प्रसारित की जाएं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पंचायत स्तरों तक कि किस प्रकार से अपील की जा सकती है। समयबद्ध लक्ष्य रखें ताकि सभी लोगों को इस आदेश का लाभ मिल सके जो मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार को वकीलों के नाम भी तय तुरंत कर देने चाहिए। यदि पीछे रह गए तो विपक्ष द्वारा आरोप लगाने की तैयारी रखें, क्योंकि समय रहते जवाब देना पड़ेगा। अब विपक्षी दलों के सामने किस किस प्रकार की चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण करते हैं। यह विवाद मुद्दा तो बन गया है, लेकिन इसे स्थायी चुनावी लाभ में बदलने के लिए उन्हें ग्राउंड लेवल तक जनसंपर्क करना होगा। नंबर 2, उन्हें यह भी दिखाना होगा कि वे इस पर ध्यान दे रहे हैं और लोगों की आवश्यक मदद कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ कोरी बयानबाजी से विपक्ष को कोई लाभ नहीं होने वाला है। यदि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश सफल होता है और मतदाता सूची में सही तरीके से निष्पक्षता के साथ सुधार होता है, तो विपक्ष का यह कदम उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करना चाहिए। विपक्ष को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? वो ये है कि कोर्ट के आदेश का जोर शोर से प्रचार करें। न्यायालय भी कह रहा है कि भैया सब अपना अपील करो, अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराओ। ग्रामीण शहरी स्तर पर वकीलों और वॉलंटियर्स को स्वयं जुटाने का प्रयास करें। प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता रथ निकालें, मोहल्ला सभा करें, प्रचार सामग्री वितरित करें आदि अभियान चलाने से उनको लाभ हो सकता है। यदि कुछ नाम पुनर्सूचीबद्ध हों तो उन्हें वोट करने के लिए प्रेरित करें। नंबर 3, ECI या न्यायपालिका या भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। यह सुनिश्चित करना कि आदेशों को लागू किया जाए और लोग वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकें। यदि अंतिम निर्णय में SIR को पूरी तरह हटा दिया गया है तो यह सवाल होगा कि उन नामों का क्या हुआ। यदि भारतीय चुनाव आयोग को दबाव में रहना हुआ तो यह न तो निष्पक्षता खोएं और न प्रक्रिया में सुधार की मांगों को अनदेखा करें। रणनीति क्या बनानी है? भारतीय चुनाव आयोग को कि समय समय पर विज्ञप्ति जारी करते रहें, प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखें। न्यायालयों को निर्देश की अनुपालन रिपोर्ट मांगनी चाहिए। यदि आवश्यक हो वादियों को सुनने और तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। यदि अपीलों पर निर्णय में देरी हो रही है तो अदालत निर्देश दे सकती है कि पदानुक्रमिक तर्क संगत आदेश जारी हो। अब इसके बाद हम अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जो 9 अक्टूबर 2025 को पारित हुआ है वह महत्वपूर्ण मध्यवर्ती न्याय का साधन है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मताधिकार किसी भी मतदाता से न छीना जाए और हटाए गए लोगों को अपील करने का अवसर मिले। इस आदेश का राजनीतिक, प्रशासनिक और चुनावी महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह लड़ाई मताधिकार वर्सेस बनाम निष्पक्ष सूची की है। यदि यह आदेश सफलतापूर्वक लागू हो गया और नाम पुनर्सूचीबद्ध हो गए तो यह मतदाता भागीदारी को बढ़ा सकता है, विशेष करके उन वर्गों में जो प्रक्रिया से डर रहे थे। राजनीतिक दल
इसे चुनावी मुद्दे के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और विपक्ष इसे बड़े प्रचार का माध्यम बना रहा है। लेकिन यदि यह आदेश लागू न हो या देरी हो तो यह विवाद और विवाद बना रहेगा। अंतिम निर्णय पर यह निर्भर करेगा कि एसआईआर को बनाए रखा जाए या वापस ले लिया जाए और हटाए गए नामों की पुनर्सूचीबद्धता का दायरा क्या होना चाहिए। इस संबंध में कुछ सुझाव हैं, कुछ सिफारिशें हैं। राज्य सरकार और स्टेट लेवल अथॉरिटी को तुरंत एक हाई पारदर्शी आयोग बनाना चाहिए या टीम बनानी चाहिए जो आदेश को तुरंत लागू कराए। सामुदायिक जानकारी अभियान चलाया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र आदि स्थानों पर सूचना के पर्चे बंटवाए जाएं, लगाए जाएं, पोस्टर लगाए जाएं कि नाम हटाए जाने वाले लोगों को कैसे अपील करनी है, व किन लोगों से संपर्क करना है। वकील वॉलंटियर्स की सक्रियता, पैरालीगल वॉलंटियर्स और मुफ्त कानूनी सहायता वकीलों को स्पष्ट निर्देश, प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान किए जाए। निरंतर निगरानी हो, रिपोर्टिंग हो। एसएलए, ईसीआई और न्यायालय को प्रतिदिन स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। लोक न्यायालय विवाद निवारण केंद्र बनने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को प्रक्रिया में असुविधा हुई है तो उन्हें एक सुलभ केंद्र बनाना चाहिए जहां वे शिकायत दर्ज कर सकें और त्वरित उसका समाधान हो सके। चुनावी सावधानी भी बरतनी है क्योंकि मतदान का दिवस शीघ्र आने वाला है। यदि नाम पुनर्सूचीबद्ध हो जाते हैं तो उन्हें मतदान केंद्रों या चुनाव आयोग द्वारा विशेष निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे प्रभावित मतदाताओं को लगातार सूचना दें और उन्हें मतदान करने में सहायता करें। न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश शीघ्रातिशीघ्र पारित किए जाएं। जैसा कि अगले चरण के लिए 16 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जानी है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम आदेश समय पूर्व हो और चुनाव समय पर हो और चुनाव विपरीत रूप से प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सिर्फ एक कानूनी निर्देश मात्र नहीं है, यह उस आदमी की उम्मीद है जो अपने मताधिकार की ताकत में भरोसा रखता है। यह आदेश बताता है कि जब जनता की आवाज़ दबाई जाती है तब न्यायपालिका लोकतंत्र की ढाल बनकर के सामने आता है। बिहार के हर गांव में अब पैरालीगल वॉलंटियर्स पहुंचेंगे। लोग अपने अधिकारों को जानेंगे, अपील करेंगे, कानूनी मदद पाएंगे और अपना मताधिकार प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह व्यवस्था ईमानदारी से लागू होगी या फिर यह भी बिहार की राजनीति के शोर में कहीं गायब हो जाएगी। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम रहने वाले हैं क्योंकि यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि भारत की लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा हुआ है। अगर यह फैसला सच्चे अर्थों में लागू होता है तो यह देश के हर मतदाता के लिए न्याय की एक मिसाल बनेगा और अगर नहीं तो यह लोकतंत्र के उस कमजोर कोने को उजागर कर देगा जिसे अक्सर सत्ता अपने हितों के लिए अपनी ओर मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कदम लोकतंत्र को मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हर वोट की कीमत समझे जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है, यह लड़ाई है भारत के हर मतदाता के हक की। तो वीडियो के अंत में आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।